हेलो सुरेश, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश, हिसार से हैं और रिसेंटली एसडीएम सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा के अंदर। सुरेश, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुरेश की काफ़ी लंबी जर्नी रही है, आज सुरेश वही शेयर करेंगे हमारे साथ। तो सुरेश, सबसे पहले अगेन मैं यही पूछना चाहूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना? कि प्रीलिम्स मेंस हमने कैसे आपने स्टार्ट की, क्या जर्नी रही आपकी? कि ना काफ़ी लर्निंग्स होंगी टॉपर की, अपनी होती है कहानी तभी वो बनता है ऐसे कुछ भी, है ना? तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक से कि अभी आपने जब इस में थे, अपने होम टाउन में जहाँ भी थे, अपने गाँव में जहाँ भी, तो कैसे आपने सोचा इसकी तरफ, फिर क्या क्या आपको कठिनाई आई, कैसे आपने उसको ओवरकम किया, क्या आपने पढ़ाई में सोर्स रेफर किए? तो एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे सुरेश। सर एक्चुअली इनिशियली तो मैं गांव से ही हूँ, तो एक्चुअली हमारे गांव आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव ए गुड स्कूल इन माय विलेज, जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन और काफी अफोर्डेबल फीस पे वो थे। तो सर जब स्कूल में चीफ गेस्ट आते थे जनरली तो आईएएस ऑफिसर्स ही आते थे या एचसीएस ऑफिसर्स ही आते थे। तो फिर उनको मैंने देख के मुझे लगा कि ये काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे हैव ह्यूज पावर टू ब्रिंग द चेंज एंड एवरीथिंग। तो फिर वहां से मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि हाउ टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। फिर मैंने धीरे धीरे अपने टीचर्स से पूछा, स्कूल में सेमिनार होते थे कभी कभी, उनसे पता किया, थोड़ा इंटरनेट की हेल्प ली। सो टेंथ जब मैंने की तो आई वाज मोर और लेस कि हाँ मुझे इसी साइड जाना है। बट इलेवेंथ और ट्वेल्थ फिर मैंने नॉन मेडिकल से की एंड आई स्कोर्ड 97% अराउंड, एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट इनटू द टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज। ओके। तो उसके बाद से फिर वहां पे मुझे अच्छा सर्कल मिला, जहाँ से मैंने सीखा कि अच्छा वहाँ ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के एंड ईयर आते आते तक आई वाज क्वाइट सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन, और फिर मैंने आगे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। जहाँ तक बात चैलेंजेस की है सर, तो चैलेंजेस काफी एंड पे आते हैं। जैसे कि फर्स्टली तो आपको पता ही है कि फार्मिंग फैमिली से फाइनेंशियली हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है जब रेगुलर सैलरी ना हो तो। सेकेंडली जो बड़ी चैलेंज आती है वो हमारा बैकग्राउंड, जब हमने देखा नहीं होता कि आईएएस आईपीएस कौन होते हैं तो हम एक बड़ा ही चीज मान लेते हैं आईएएस को ना, और अपने आप को उस पर हमेशा कमी आते हैं कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो डाउट्स हमेशा चलते ही रहते हैं। तो वो दूसरा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं पाता ऐसे बैकग्राउंड की वजह से। और थर्ड चैलेंज तो थोड़ा गाइडेंस का भी रहता है ये सर, कि मतलब टू गेट द राइट राइट गाइड। स्ट्रेटेजी, राइट गाइडेंस। क्योंकि 2-3 साल कई बार ऐसे चले जाते हैं, हमें कोई आपकी मान लो आपने भी एक्सपीरियंस किया, हमने अपनी तैयारी में किया था कि कोई हमें बता रहा है, उस समय पता नहीं होता, हमें को लगता है कोई भी जो पढ़ा रहा है वो ठीक ही पढ़ा रहा होगा, पर उसमें हमें पता चलता है यार एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमें करना कुछ और होता है। तो ये भी आपने बिल्कुल सर ठीक। दो हाँ, 2-3 साल तो ऐसे चीजों का सेंस बनाने में चले जाते हैं कि चल क्या रहा है, सही बात। कैसे करना कैसे है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे ज्यादा, फिर जब गाइडेंस नहीं होती ना तब हिट एंड ट्रायल मेथड पे ज्यादा जाते हैं, बिल्कुल। मेंटर्स जब नहीं होते हैं, और वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कई तो लोग उस जर्नी में ही गिव अप कर देते हैं बीच में ही, और कई थोड़ा जो परसिवियरेंस दिखाते हैं वो कर लेते हैं सर आगे। अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, हाँ भाई ये ठीक था, इस पे चलना है, अब इस पे और 1 साल लगाते हाँ हैं अब हाँ। तक। हाँ जी। यस सर। हाँ, वही सर। बिल्कुल। तो आपको भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि 1-2 साल लग गया, कुछ मिस गाइडेंस हुई, या फिर लगा कि यार ये चीज रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर मैंने टाइम दे दिया यहाँ पे? ये सर काफी लगा, जैसे कि शुरुआत में जब सोर्सेज का पता किया कि किस सोर्स से करना है, तो ठीक है। बड़ी एक लंबी सी बुक लिस्ट आ गई सर। जैसे मैं हिस्ट्री का बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ। एक एन एग्जाम्पल, प्लस शुरुआत में किसी ने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ो, 6 to 12 मैंने पढ़ दी। फिर उन्होंने कहा कि सफिशिएंट नहीं है, आप बिपिन चंद्रा पढ़ो, मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ दी। फिर एक टीचर ने कहा कि ग्रोवर एंड ग्रोवर पढ़ो, यू विल नॉट बिलीव, मैंने ग्रोवर एंड ग्रोवर के सारे नोट्स बना रखे हैं सर। अच्छा। इतनी मोटी बुक है, वो ऑप्शनल के बच्चे पढ़ते हैं, बट वो भी मैंने पढ़ दी। फिर किसी ने कहा कि स्पेक्ट्रम अच्छी है, फिर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी। तो काइंड ऑफ है ना, मतलब सोर्सेज इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है बुक्स की, आप बस रेफर करते हुए ही नहीं सकते। सारी चीजों में ये होता है। बट फिर मुझे एक टाइम के बाद ये समझ में आया कि एक थंब रूल बना ही लेना चाहिए कि कम पढ़ो। मतलब क्योंकि सेम चीज एनसीईआरटी में पढ़ के आ रहे हैं, सेम चीज फिर ग्रूवर एंड ग्रूवर में पढ़ रहे हैं, सेम चीज स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हैं, तो कोई डुप्लीकेशन का फायदा नहीं है। तो फिर हम्म। वो हिट एंड ट्रायल मैंने अपनी गलती से फिर सीख के इसको इम्प्रूव किया था। तो 1-2 साल तो उसी में चले जाते हैं अगर राइट मेंटरशिप और गाइडेंस ना हो तो। फिर उसके बाद जो सॉर्ट आउट किया आपने कि ये होना चाहिए, तो मैं चाहूंगा प्रीलिम्स के लिए, खासकर एचसीएस के लिए, थोड़ा एक बार आप बता दो भाई ये चीजें मस्ट है।
पहले ही कर लो। हालांकि देखो अगेन आपने अच्छी बात बताई, मोस्टली टॉपर और हम भी यही कहते हैं भाई एक ही सोर्स को रेफर करो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, प्रोवाइडेड वो सोर्स रेलिवेंट हो, मल्टीपल रिवीजन कर लो उसके। एक बार आप अपने थोड़ा बता दें कि भी ये सोर्स आप गाइड कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि देखो हमारा आपका सबका पर्पस यही है कि जो बच्चा सही में ढंग से सर तैयारी करना चाहता है वो मिस गाइड ना हो, है ना। यूट्यूब के थ्रू आजकल सबको अच्छी नॉलेज सर्च भी कर रहे हैं, तो उसको हम फेयर गाइड करें, है ना। तो एक बार आप थोड़ा उसको, क्योंकि हालांकि बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, लेकिन अगेन एक तो कंफ्यूजन है, और दूसरा आपने पेपर को क्रैक किया है, तो हमेशा व्यूवर्स सुनना चाहते हैं टॉपर क्या करते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार सर सोर्स एक्चुअली आजकल ना प्रॉब्लम, जी बताइए। सर, प्रॉब्लम अंडर अंडर गाइडेंस की नहीं है आजकल, प्रॉब्लम ओवर गाइडेंस की है। मतलब इतने ज्यादा, मतलब सोर्सेज है ना बताने वाले लोग, कोचिंग सेंटर का प्रोलिफरेशन है कि हमारा पढ़ लो, हमने क्विज बना के दिया है, हमारा अच्छा है। देयर इज ह्यूज रश इन द मार्केट। तो ओवर गाइडेंस से बचने के लिए सर फर्स्टली तो मैं ये कहूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी थी कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स निकालने के लिए स्टैटिक पार्ट इज द मस्ट। प्रीलिम्स स्टैटिक से ही निकलता है। करंट तो बस ठीक है, 100 में से 10-15 क्वेश्चन आ गए, और मैं भी उनको करंट नहीं बुलाता सर, कंटेम्परेरी क्वेश्चन होते हैं वो। जैसे कि मान लो अग्निवीर स्कीम 4 साल पहले आई है, तो वो 2023 में भी आ जाएगी। करंट ऐसा कुछ नहीं है। मान लो नरेगा 2008 में आई थी, तो वो नरेगा का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो करंट होता है उसको इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए जितनी लोग देते हैं जनरली, और स्टैटिक को उतना अंडरमाइन नहीं करना चाहिए जितना लोग अंडरमाइन करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको स्टैटिक पे स्टिक करना चाहिए। दूसरा चीज ये कि स्टैटिक बहुत ही फिक्स चीज है सर, आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री है, तो हम्म। फर्स्टली हिस्ट्री के लिए एक टाइम के बाद आई जस्ट स्टिक टू द स्पेक्ट्रम बुक, बिल्कुल। और वो भी लाइक ईयर वाइज ईयर उस पे अपडेटेड पब्लिकेशन आते जा रहे हैं, बुक बहुत मोटी होती जा रही है। तो उससे बचना चाहिए। मतलब अपडेटेड एडिशंस कुछ नहीं होते, आपने जो एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस आप उसे ही बार बार पढ़ें। उसके फायदे एक तो ये है सर कि आप सेम चीज को बार बार पढ़ते हैं तो पिक्टोरियल मेमोरी बनती है माइंड में, हम्म। कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, इजी रिकॉलिंग हो जाती है उससे। तो हिस्ट्री के लिए तो एक सोर्स स्पेक्ट्रम, वही उसी से आप प्रीलिम्स लिख सकते हैं, उसी से आप मेंस लिख सकते हैं। एंड इन केस इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा जाता है तो आप उसको इंटरव्यू में भी हैंडल कर सकते हैं। इसी में सो एंशियंट मिडिवल का और बता दो, मॉडर्न का स्पेक्ट्रम हो गया और कल्चर का, हिस्ट्री का ही। हेलो, आ रही है आवाज सुरेश? जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे मॉडर्न का आपने बता दिया हिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रम, तो इसमें एंशियंट मिडिवल और कल्चर को उसको भी थोड़ा एक बार बता देना। जी सर, एंशियंट के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं ठीक है। आपको उनको करनी चाहिए। इन केस अगर आपको इंसफिशिएंट लगती है तो आप थीम्स की हिस्ट्री जो है वो कर सकते हैं। बट मैंने एंशियंट की जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं उन्हीं पे स्टिक किया। बहुत ही डिटेल्ड एनसीईआरटीज हैं और बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो मेक इट श्योर कि आप उन्हीं पे स्टिक करें, उनको बार बार रिवाइज करें। एक बार पढ़ने के बाद उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर आप उनको बार बार पढ़ते रहिए। मेडाइवल के लिए भी, आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एज फार एज हरियाणा की एक्सिस में है तो इतना वेटेज है नहीं। बट स्टिल मैंने जो तो सिंघानिया नाम से बुक है सर, तो वो की थी, उसके मैंने नोट्स बनाए थे और उन्हीं को बार बार रिवाइज करके गया था। बट हाँ, एंशियंट और मेडाइवल का अच्छा पोर्शन है, एंड यू नेवर नो कि कब उनका पोर्शन बढ़ जाए। तो यू शुड नॉट इग्नोर एंशियंट एंड मेडाइवल। जनरली ऐसा बोलते हैं कि ये टफ पार्ट है, बोरिंग पार्ट है, बट वो बहुत करंट अफेयर पढ़ने से तो बेटर है कि आप एंशियंट और मेडाइवल पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां से शोर्ट शोर्ट 6-7 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप उसमें एक्यूरेसी से साथ के साथ ठीक कर सकते हैं सर। तो एंशियंट और मेडाइवल के लिए तो ओल्ड इसके लिए एनसीईआरटी है आप सर। देखो एंशियंट मिडाइवल सोर्स ठीक है, तो मतलब आप इसको रिटेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे या बार बार पढ़ते, जो आपने बताया पिक्टोरियल मेमोरी, कुछ आपने अलग से एफर्ट किए थे क्या इसके? एंशियंट कोई डिफिकल्ट लगता है बच्चों को एंशियंट मिडिवल को मोड पढ़ना और उसको मेमोराइज करना, दोनों चीजें? सी फर्स्टली तो सर, जो एंशियंट की आपको बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि है ना, एंशियंट में आप एक बार पढ़ लीजिए पूरी बुक को, उसके बाद में आप एक ब्रॉड क्रोनोलॉजी का चार्ट बना लीजिए, कि जैसे पहले गुप्ता एम्पायर, उसके बाद में हर्षवर्धन, उसके बाद में पल्लवाज और उनके कंटेम्परेरी। सो जो मैप्स हैं, आपको यू शुड डू द हिस्ट्री थ्रू द मैप्स एंड द क्रोनोलॉजी डायग्राम्स। मैप से बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है याद रखना, और मोस्टली क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं कि इनके कंटेम्परेरी कौन थे, इस टाइम पे कौन से रूलर थे। सो फर्स्टली जो मैंने किया था वो यही था कि पहले बुक को मैंने 2-3-4 बार पढ़ा सर। उसके बाद में मैंने क्रोनोलॉजी का एक चार्ट बनाया, ईयर वाइज किया, और फिर मैंने मैप्स पे ध्यान दिया कि ये रूलर यहाँ पे थे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, ये फोर्ट यहाँ पे था,
ये इनकी कैपिटल थी, इस ईयर में इतना एक्सपेंशन हुआ, तो उससे चीजें आसान हो जाती है। तो आई थिंक यू शुड मेक मैथ्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इन एंशिएंट एंड मेडाइवल अलोंग विद द क्रोनोलॉजी पार्ट। एक टाइम के बाद जब आपकी 5-6 रीडिंग्स हो जाती हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल की, उसके बाद आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो स्टोरीज वाला पार्ट है वो एग्जाम के हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है, एक बार कंटेक्स्ट सेट करने के लिए माइंड में फ्रूटफुल है। तो 6-7 रीडिंग्स के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए जो उनमें भी से मेन जिस चीज क्या निकल जिस रही है जो एग्जाम में आ सकती है, वो आपको 5-6 रीडिंग के बाद ही समझ में आती है चीजें, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? जी सर। ताकि हाँ हाँ, शुरू में 5-6 रीडिंग। फर्स्ट सीटिंग में नोट बनाएगा तो पूरी बुक ही छाप देगा, वो कोई फायदा नहीं उस चीज का। जी सर। हाँ, ये उससे कोई फायदा अच्छी बात नहीं है। बताई आपने, सही है। हाँ, हाँ। क्योंकि और नॉर्मली फर्स्ट रीडिंग में तो सब होते हैं कुछ वो एनर्जी इम्पोर्टेंट होती रखते हैं। है, हाँ हाँ एनर्जी होती है पूरे, वो बुक की बुक बना देंगे वापस, एक बुक और बना देते हैं वो। ठीक है। जी सर। हाँ, सही। वो फिर उसमें फिर कोई फायदा है नहीं सर फायदा रिवाइज नहीं, करने हाँ का, सही बात है। एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट अगर बात करें, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी को उसको कैसे अप्रोच करना, ज्योग्राफी और मैपिंग का पोर्शन जो है। सर जैसे ज्योग्राफी में एचसीएस के हिसाब से देखें तो 2 साल पहले अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, हम्म। फिर इस साल कम आए हैं, बट हु नोज कि अगले साल और ज्यादा आ जाए। और यूपीएससी में तो जो पोर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है ज्योग्राफी का। बट ज्योग्राफी है वो एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है सर, क्योंकि ज्योग्राफी इज समवट लाइक फिजिक्स, इट्स साइंटिफिक सब्जेक्ट। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो आपको रिटेन रहेगा। सो ज्योग्राफी में सबसे पहले थंब रूल मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बुक्स वाला पॉइंट है सर, मैंने 11th और 12th की सिर्फ 4 बुक्स पढ़ी, उसके अलावा मैंने जीसी लॉन्ग भी पढ़ी थी, ठीक बट वो मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाया, खासकर हरियाणा के एग्जाम में। तो वो जो 4 बुक्स हैं, आप उनको याद मत कीजिए, पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि वेस्टर्ली विंड्स होती क्या हैं, ईस्टर्ली विंड्स होती क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है। जस्ट डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट। आप पहले किसी भी तरीके से, आपको चाहे यूट्यूब से समझना है, आपको किसी लेक्चर से समझना है, जो पहली प्रायोरिटी है ज्योग्राफी में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप कितना भी आप याद कर मैकअप करने की कोशिश करेंगे वो कम ही पड़ेगा ज्योग्राफी में। बट है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो हो गया। ज्योग्राफी शुड बी रेड लाइक मैथ और फिजिक्स, मेरा तो यही है मानना। और दूसरी बात, जो मैप्स वाली बात आपने बोली, मैप्स मेक थिंग्स वेरी इजी। जैसे कि फ्लोरा एंड मान लो कि फॉरेस्ट के टाइप्स हैं सर, हम्म। ऑलरेडी वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप उन्हें अलग से एक मैप की अपनी नोट्स बना सकते हैं। मैंने तो यही किया था सर कि एक खाली मैप्स की मैंने बुक ली और उसमें सब कुछ फिल करना शुरू किया, चाहे वो हाँ फॉरेस्ट के मतलब टाइप हो, चाहे। और इसकी टाइप, इंडिया की सॉइल, हिल्स, पासेस, जो भी आपको फीचर्स होते हैं फिजिकल या कोई हाँ पॉलिटिकल, तो वो आप कह रहे हो अलग अलग खाली मैप से प्लॉट करना स्टार्ट कर दो, ताकि अपने हैंड से भी हो जाए और मेमोराइज करने में इजी रहे, ऐसा कुछ। हाँ, right। और सर जब अगर कुछ करंट में आता है इन फ्यूचर, मान लो कि आपने एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कुछ बना लिया कि इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर कुछ और, अगर कल को कुछ रिसेंट डेवलपमेंट होता है तो आप जाइए उन मैप्स को विजिट कीजिए और उन्हीं में ऐड कर दीजिए, तो वो आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है सही प्रॉपर बात है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल। करने का। मान लो आपने कोई रिसोर्स का मैप बनाया और कहीं पे मान लो अब लिथियम मिल गया 2-3 जगह पे, तो उसी में लिथियम रिसोर्स का कर लो, ऐसे कुछ कह रहे हो ना आप, करंट का ऐड कर लो, बिल्कुल ताकि बिल्कुल कोई सर, और ये लास्ट वर्ल्ड तक लेवल पे रिवीजन करने में इजी रहे, हमारे उसी में आ जाए। ये नहीं हो रहा करंट के नोट्स अलग भाग रहे हैं, उसके अलग भाग रहे हैं, फिर वो कंसोलिडेट नहीं हो पाता है। और वो मेंस में फिर आप बिल्कुल नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल बढ़िया। मेंस में तो जैसे रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही, मान लो हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स पे आ गए सर, सही तो बात। आपके माइंड में पिक्चर क्लिक, आपने प्रीलिम्स के लिए वो मैप है वो 5-6 बार रेफर किया है, तो आपको मेंस में वो रेप्लिकेट करने में बहुत ये हेल्प भी अच्छी बात करेगा। बताई आपने, अगर हम मैप को ड्रॉ कर लें, और वो भी अच्छी बात है, अगर वैसे फिल भी कर लें, तो आपने कहा कि उस प्रीलिम्स को मेन से भी यूज कर सकते हैं, क्या पता रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, कोई फिजियोग्राफी का आ जाए, कोई रिसोर्स का आ जाए, है ना? तो वो मेंस में और एडिशनल एडवांटेज देगा आपको। तो ये भी एक तरीका अच्छा है कि हम एक कंटेंट को बार बार अलग अलग जगह यूज करें, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, वो फिर ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते सर। हाँ। और जो ज्योग्राफी में सर, ज्योग्राफी के साथ दूसरी बात ये है कि अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के साथ लगा के पढ़िए उसको। ठीक है। जैसे अगर आपने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, और अगर फ्लोरा एंड फोना का जो चैप्टर है इन्वायरमेंट का, उसी के साथ पढ़िए कि देवदार यहाँ यहाँ मिलता है, हाँ। जो ब्लैक बक्स है वो इस तरह के क्लाइमेट में मिलते हैं, तो यहाँ यहाँ मिलता है। तो दैट मेक्स इट वेरी इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि दोनों को आपको साथ ही पढ़ना बढ़िया हो चाहिए। गया, आपने लोकेशन वहां से देख ली ज्योग्राफी वाले पार्ट से, इसकी स्पीशीज के बारे में एनवायरनमेंट वाले पार्ट से, तो होलिस्टिक हो गया आप कहना चाह रहे हो पूरा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आई थिंक लक्ष्मीकांत थी, और कुछ भी किया था। नहीं सर, पॉलिटी में थैंकफुली वन स्टॉप सॉल्यूशन ही मिला। मिल गया था। एनसीईआरटी के तुरंत बाद मैंने लक्ष्मीकांत पे रेफर किया।
और आई थिंक नो बुक इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द लक्ष्मीकांत। सही बात है, बट बिल्कुल। अगेन लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए सर, 20-80 रूल है लक्ष्मीकांत में ना। 20% चैप्टर्स में से 80% क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू मेक इट श्योर दैट यू डू दूस 20% ऑफ द चैप्टर वेरी नाइसली। जैसे कि सर फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है, प्रियम्बल का हम्म। चैप्टर है। तो चाहे स्टेट पीसीएस एचसीएस हो चाहे यूपीएससी हो सर, दोनों में उन्हीं चैप्टर से वो बार बार क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल लैंग्वेज का एक चैप्टर है सर, आज तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया वहां से, हम्म। तो वाई टू डू दैट, वाई टू स्पेंड एनर्जी ऑन दैट। सेकेंडली सर, लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए आप थोड़ा करंट का भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि इलेक्शन हुए 2024 में, तो जो इलेक्शंस वाला चैप्टर है वो आप स्पेसिफिकली करके जाइए कि रिटर्निंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए बच्चे जनरली करते हैं कवर टू कवर पढ़ते हैं। कवर हम्म। टू कवर पढ़ना इज नॉट ए, आई थिंक इट्स ए गुड स्ट्रेटेजी। यू शुड, अगर आपके पास आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर द 20-80 रूल्स। जो 20% क्वेश्चन आप उसको हिट कीजिए, आप उसको अच्छे से कीजिए। जब वो हो जाए तब आप दूसरे चैप्टर्स पे मूव कीजिए सर। लक्ष्मीकांत में आई थिंक दिस इज ए वे टू रीड द बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एनवायरनमेंट का, आपने बताया कुछ अलग से किया था, उसी ज्योग्राफी के साथ करते हैं कोई सोर्स कुछ? सर इन्वायरमेंट के लिए दो मेजर सोर्स हैं, एक तो शंकर आईएएस और एक पीएमएफ आईएएस। दोनों इक्वली अच्छे हैं, मतलब मैंने तो पर्सनली शंकर आईएएस किया है, और जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सर। बाकी जिस जो नेचर के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, स्टेट पीसीएस में तो इन्वायरमेंट का बहुत कम आते हैं सर, हाँ। एचसीएस में तो। बट जो यूपीएससी में आता है उसमें यह है कि ज्यादा करंट ओरिएंटेड आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो आई थिंक आपको कोई भी एक सोर्स रेफर कर सकते हैं, जैसे आपका आप निकालते हो सर, वो भी हाँ। अच्छा है, मतलब मंथली वगैरह। जो आपको कोई भी एक सोर्स रेफर कीजिए, बट उसे अच्छे से कीजिए आप। तो आई थिंक एनवायरनमेंट पे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद यू शुड मूव टू द करंट अफेयर, एंड यू शुड ऑलवेज लिंक इट विद द स्टैटिक पार्ट। जैसे कि कोई भी, मान लो अभी यूएनएफ ट्रिपल सी की मीटिंग हुई थी सर दुबई में, या फिर तो आप एक बार जाके बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि यूएनएफ ट्रिपल सी है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। तो जो भी करंट है उनका स्टैटिक के साथ लिंक करके करंट को पढ़ेंगे तो स्टैटिक आई से थिंक लिंक कर लो, आप ये कह रहे हो, ताकि बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन भी आप टैकल कर लोगे उससे। ये सर वो बहुत एक जरूरी ना, है। सुरेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को अभी दिमाग में आई। आप देखो, आपने इतना टाइम लगाया इसमें, हमने भी लगाया है ना। अब उसमें बात क्या है कि जो नया बच्चा आता है ना, उसको क्या लगता है कि यार ये जर्नी ना बहुत है, नो डाउट कंपटीशन है, लेकिन मैं अपने आप को परेशान नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा अलग अलग सोर्स से पढ़ूंगा, बहुत रिसर्च करूंगा, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ूंगा, तभी मैं पास होऊंगा। जबकि आपने अब रिजल्ट निकाला है, तो आपको लगता होगा हिंड साइड में 2-3 साल 4 साल के बाद भी कि नहीं यार, वो एक कुछ चीजें जो आपने बताया ना, 80-20 रूल, या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, या जो आपने बताया क्रक्स पढ़ के उसका नोट्स बनाना, है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि यानी कि कुछ चीजें हैं उनको ढंग से समझ लो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें उनको याद कर लो, है ना, उन्हीं से तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। तो नए बच्चे को ये वो कंट्रोल कैसे करे उस चीज को कि भाई नहीं नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत सारा भी नहीं पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड चीज को ढंग से पढ़ ले। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, या वो पढ़े? क्योंकि नया बच्चा है वो गलती करता ही है, और मैं नहीं चाहता कि किसी के ऐसे साल वाल खराब हो। सर एक्चुअली ना, फर्स्टली तो ये जो बहुत ज्यादा मिथ है, इवन जब मैं कॉलेज में था, प्रिपरेशन करता था, तो जो मेरे फ्रेंड्स और इवन कजन्स थे, दे विल मेक स्टोरीज कि बहुत पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतने रिसोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। एंड आई वाज लाइक ये हो सकता है यार पढ़ना पड़ता हो, बट आई वाज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बट जैसा आपने कहा कि इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, हार्डर इट लुक्स इजी इट फॉल्स। तो वो आपको हमेशा ना, जैसे जो 20-80 रूल वाले ने बताया कि बच्चों को बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा पढ़ने की। तो हाँ। फर्स्ट थिंग है, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज रेफर करनी चाहिए सर। मान लो आपने बच्चे के, जनरली न्यूज़पेपर का एग्जांपल देता हूँ सर मैं, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, एचसीएस के लिए, तो न्यूज़पेपर कवर टू कवर पढ़ेंगे, पढ़ हाँ। के सेटिस्फेक्शन भी आ गया कि कि यार आप जबरदस्ती उनको लगता न्यूज़पेपर है पढ़। हमने आपको पेन देंगे ना और हम 16-16 घंटा भी बनेंगे, वो एक टेंडेंसी हो रखी है कि आईएएस का मतलब अपने आप को परेशान करना, बहुत जबरदस्ती जब कुछ भी पढ़ते रहो। ये दिक्कत है ना। ये हाँ। बहुत ज्यादा ही, मतलब पहला थंब रूल तो सर वो जो आपने पढ़ा है वो काम आना चाहिए। फॉर हाँ। एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क डालो कि भाई व्हाई आई हैव टू रीड दिस, है ना। कि अगर आप न्यूज़पेपर में, हो सकता है कि एक भी आर्टिकल काम करना है, एक दिन में आपका न्यूज़पेपर 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है, और एक दिन आपका न्यूज़पेपर 1.5 घंटा भी ले सकता है। तो उसको करने के लिए आपको पीवाईक्यू इज द बेस्ट गाइड फर्स्टली सर। आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार, अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं बिगिनर्स के लिए, तो आपको उसमें आधा घंटा पीवाईक्यू को देखने में बिताना चाहिए हर रोज। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आप पहले 10 मिनट में पीवाईक्यूज देखें, because they are the compass. They will tell you कि what to do and what not to do. Nothing else can be better. Not, no strategy can be better than the PYQs. Sir. जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्कीम्स का पढ़ा कि स्कीम्स पूछा है गवर्नमेंट ने, है ना, तो आपने उसके नीचे ऑप्शंस पढ़े पीवाईक्यू में कि अच्छा ऑप्शंस तो बहुत इजी इजी हैं। जब मैं कोचिंग सेंटर में जो पढ़ता हूँ स्कीम्स के प्रोविजन वो तो इतनी डिटेल में देते हैं, इतना 1000 करोड़ का एलोकेशन है, इतना ये है वो है। जबकि जो यूपीएससी या फिर एचसीएस जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एचसीएस में भी काफी क्वेश्चन थे पिछली बार जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थे, वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल से ऑप्शन है, वो मैं टैकल कर सकता हूँ। तो जो पीवाईक्यू आई थिंक इट इज द बेस्ट गाइड सर। मैं हमेशा पीवाईक्यूज को बहुत तवज्जो देता हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। सबसे पहले आप कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं आप पीवाईक्यू ही देखिए उसके, मतलब विजिट पीवाईक्यू एवरी डे। दैट विल हेल्प यू फ्रॉम गेटिंग मिसगाइडेड एंड फ्रॉम गेटिंग टू मच। आपको पीवाईक्यू देख के, फॉर एग्जांपल सर, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की मार्केट में 365 या कोई भी इतनी मोटी मैगजीन आती है ना, ये अपडेटेड वो अपडेटेड ये मंथली, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे सर दो, बिल्कुल। है ना, और वो भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू देखिए कि ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये बहुत ही अननेसेसरी सोर्सेज है। सेम प्रीलिम्स में कि आपने इतना सारा पढ़ लिया पर वो तो कोई काम ही नहीं आ रहा, यूपीएससी वैसे पूछ ही नहीं रहा है। आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो, घर आके अपने सोर्सेज को देखते हो कि इनमें से तो कुछ आया नहीं, तो बेटर है कि आप पहले पीवाईक्यू देखिए उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो आई बिल्कुल। थिंक एक तो वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी पीवाईक्यू। एक आपने वो अच्छा बता दिया कि भाई जो चीज न्यूज में चल रही है ना उसका बैकग्राउंड देख लो ऑफिशियल साइट से। आजकल टॉपर काफी ये चीजें कर रहे हैं, मान लो पीआईबी से देख लो, मिनिस्ट्री का एनुअल रिव्यू कुछ देख लिया, या उसका ओरिजिनल यूएनएफ ट्रिपल सी की यूएन की साइट से देख लिया उनसे, मतलब कि जो चल रहा है उसका बैकग्राउंड ओरिजिनल से देख लो, क्योंकि चांसेस है कि वहीं से स्टेटमेंट पिक हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होंगी। सर जैसे कि करंट में ना बहुत ही अब जैसे कि मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यूज किस तरह की आएंगी न्यूज़पेपर में, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये इस पे ऑब्जेक्टिविटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बट यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज मतलब काइंड ऑफ स्पाइसी न्यूज़, यू नो, दे विल नो इफ यू वांट, इफ यू नो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेंबर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, वो तो उसमें इंटरेस्टिंग है। तो आप उसके बैकग्राउंड पे चेक कीजिए, कोई भी चीज अगर न्यूज में है तो आप उसका बैकग्राउंड डेफिनेटली चेक कीजिए सर। चाहे वो जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर कोर्ट में कोई केस गया तो आप उसको मीन्स के लिए देखिए, सेम अगर प्रीलिम्स के लिए है तो यू शुड रेफर टू द, अगर आप करंट है तो डोंट गो ऑन द फेस, आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखिए कि एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, चाहे आप उसके लिए थोड़ा अलग एफर्ट लगाना पड़े, बट दैट विल बी वर्थ इट वो बेनिफिट करेगा आपको ज्यादा रादर। सर। सुरेश, जो साइंस का पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है हरियाणा वाले पार्ट एचसीएस के अंदर ना, तो इसको कैसे टैकल जी किया सर। जाए, साइंस वाले जो पोर्शन है हमारा? सर एचपीएस में जो साइंस वाला पोर्शन आ रहा है वो एक्चुअली थ्योरेटिकल ज्यादा है, कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि यू हैव ए फिक्स सोर्स। मैंने पर्सनली उसके लिए जो लूसेंट की जो बुक है जीके की, उसको बहुत अच्छे से किया था, तो उससे मुझे ये हेल्प मिली कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल भी किया था सर, तो उस मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो वहां से भी ठीक थी। बट फर्स्ट थिंग, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पिछली बार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था सोप फॉर्मेशन के ऊपर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्टली क्वेश्चन बट दैट वाज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सिमिलरली कुछ वो जनरेटर्स से इलेक्ट्रिसिटी या थर्मोडायनेमिक पार्ट से पूछ सकते हैं। तो आप चाहे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लीजिए और चाहे आप कम मजब कीजिए चीजों को, बट आप चीजों को समझिए पहले, कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन के 3 लॉज हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़िए, जस्ट टेक ए पॉज, जस्ट गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड देन मूव ऑन। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस या कोई भी प्रोसेस, सोप फॉर फॉर्मेशन 9th क्लास का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, और वो टाइम पहली रीडिंग में ही लगेगा, उसके बाद तो टाइम लगेगा नहीं सर। अच्छा। और बहुत इजी हो जाता है जब आपकी बैकग्राउंड बन जाता है। तो मैंने यही किया था जब मैंने पढ़ना शुरू किया लूसेंट की बुक को, तो कुछ कंसेप्ट मुझे याद थे, कुछ जो याद नहीं थे उनको मैंने गूगल किया और उनको थोड़ी क्लैरिटी ली सर उनके लिए ना। फिर मैंने सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन तो बाकी
उनको याद करने वाली जो हम्म। पार्ट था वो सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन वैसे, फिर उनको साइंस को वैसे किया। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप थोड़ा करंट देख सकते हैं। तो इसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखो गलती के बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, वो जाएंगे पहले लूसेंट को सीधा रटना स्टार्ट कर देंगे, वो कभी रटी जाएगी नहीं उनसे। तो आपने इसमें बता दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। साइंस में और ज्योग्राफी दोनों में आपने यही कहा है। देखो कि सोर्स वही है सबके पास भी, तभी कुछ सिलेक्ट होते हैं कुछ नहीं होते, वो पढ़ने का तरीका अलग है। तो आपने ज्योग्राफी में ये बात की भाई, ठीक है आपने टॉपिक देख लिया कि भाई प्रेशर बेल्ट्स है या विंड सिस्टम है, ये टॉपिक अगर एनसीईआरटी में तो 3 लाइन दे रखी होंगी, वो क्वेश्चन वहां से पिक कर देंगे। लेकिन उसको अगर आगे पीछे होता है या समझना या दिमाग में बिठाने के लिए आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। यही अगर आपने साइंस में जो आपने चीजें बताई हैं, कि कोई बच्चा अगर मान लो पीएच के है या फिर सोप का है, डिटर्जेंट का है, क्वेश्चन आने हैं हर बार, या चलो ना भी आए पर दे रखे हैं, तो आप उनको कह रहे हो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो उससे क्या होगा, कुछ तो आधी चीज तो वहीं समझ में आ जाएंगी इनको, आधी चीज तो वहीं याद हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो सेकंड 3 4 राउंड लगे उसमें उनको याद कर लो, यही कहना ना। हाँ तो ये बढ़िया हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बच्चों को याद करना, क्या याद करना है वो भी अगेन आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मेरे को तो अभी तक कॉन्वर्सेशन में यही बात आपकी सही लग रही है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो चीजों को, उसको समझ लिया तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। आप उसमें से ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा करना है उसको निकाल दो, और कुछ चीजें उनको बार बार रिपीट करना है, अगेन उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। सर एक्चुअली वही बात है ना, बच्चे लड़ते हैं सिलेबस से, समझते नहीं है। समझते तो नहीं। जब लड़ते हैं ना तो संघर्ष हो जाते हैं, फिर वो समझते हैं, मजा आता है ये बात सर, भी ये ठीक वाली है, बात। गुस्से में करते कोई चीज तो वो नहीं आती दिमाग में। ठहराव से अगर करें तो एक बार कर लो, शुरू में फर्स्ट राउंड में टाइम लगेगा, फिर मल्टीपल रिवीजन में मेरे ख्याल से वो जल्दी हो जाती है चीजें। जी सर। और वो सर आपका मान लो मैकअप करके आपने प्रीलिम्स निकाल दिया, और ठीक है। खुद ऐसा हुआ कि इन केस की नहीं हुआ आपका, मतलब मेंस नहीं हुआ, आपने प्रीलिम्स तो निकाल दिया, जब आप अगली बार जाओगे प्रीलिम्स देने तो आपको दोबारा रट्टा दोबारा उसी लगाना का। पड़ेगा। अगर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप लाइफ बहुत इजी है आपके लिए। ये बात आप ठीक कह रहे हो। आप कई बार देखना है ना कि हमने जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हम एक बार उनको अच्छे से कर लेते हैं, तो जब हम अगला राउंड भी देते हैं ना, मैं भी हर बार मान लो प्रीलिम्स जब देते थे दोबारा अगली बार, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में उतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट एक बार हो चुके थे। फटाफट रिवाइज किया, कुछ मैपिंग वाले को देख लिया, कुछ अगर इकोनॉमिक्स में करंट है तो उसको देख लो। सबसे ज्यादा टाइम हिस्ट्री और पॉलिटी लेते थे, उनको पढ़ना ही पड़ता दोबारा सारा कुछ। वो तो याद करने वाली चीजें हैं सर एक्चुअली। हाँ, याद ही करना है उनको तो। लास्ट एक सब्जेक्ट और रह गया, कौन सा रह गया हमारा, इकोनॉमिक्स। हाँ उसको। हाँ हाँ। सर इकोनॉमिक्स में बेसिकली एज फार एज मैंने इकोनॉमिक्स के 2 सोर्स किए थे। पहले तो श्री राम वाली बुक की थी सर, तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वही सेम बात सर, आप पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लीजिए, उससे टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लगे। ठीक है। फिर मैंने मुरुनाल, जब मेरे बहुत अच्छे से हो गया तो फिर मैंने मुरुनाल सर के भी कुछ रेफर किए, बट मुझे कुछ उसमें ज्यादा आउटपुट नजर आया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डुप्लीकेशन था और एग्जाम रेलेवेंस कम था। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो स्टैटिक पार्ट है एचसीएस में भी, जो स्टैटिक पार्ट है वो आप कर लीजिए राम वाली बुक से, बहुत अच्छे से कीजिए आप उसको। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ घुमा फिरा के भी देते हैं तो भी हो जाए। सेकेंडली फिर आप उसको इकोनॉमिक सर्वे के साथ लिंक कर सकते हैं सर, चाहे वो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो। अगर जैसे आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा इकोनॉमिक्स में, तो आप देख लीजिए कि हम कितना गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना सर्विस में हमारा बैलेंस है, तो आप उसको वहीं पे बस मेंशन कर लीजिए, आपको इकोनॉमिक्स सर्वे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम जब फिजिकल डेफिसिट का पार्ट आएगा तो आप उसे वहीं पे मेंशन कर लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट होता ही है हम, और अभी है हमारा यहाँ पे एनकेसिंग पैनल, तो इसमें भी आपको ना इंटीग्रेट करना चाहिए। पहले स्टैटिक पढ़ेंगे आप, उनके नोट्स बनाएंगे, फिर आप करंट पढ़ेंगे, फिर आप उनके नोट्स बनाएंगे, तो दैट डजंट मेक ए सेंस। बस वो एक ही चीज है, आप उसको एक ही मान के पढ़िए और उसी वहीं से कीजिए। और फिर जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो मान लो ये वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह, अगर ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको तो सर फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो आप फिर याद ही करना पड़ता है। एक बार आप समझ लीजिए कि क्या कुछ स्ट्रक्चर, फिर आप उनको तो याद ही करना है सर, मतलब उसमें ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं। इसके बाद जो हरियाणा में हम देखते हैं, एक पार्ट और हमें करना पड़ता है, दैट इज हरियाणा स्पेसिफिक, चाहे उसमें हरियाणा का सर्वे हो, बजट हो, गवर्नमेंट जी स्कीम्स सर। हो, हरियाणा स्टैटिक हो, या हरियाणा का करंट अफेयर। मैंने तो ये 5 6 कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो इस वाले पार्ट को आप जी कैसे सर। करते हैं, हरियाणा जो स्पेसिफिक है उसको। सर फर्स्टली तो सर मैं यही कहूंगा कि आप अगर एक्सपीरियंस दे रहे हो तो डोंट इग्नोर द हरियाणा पार्ट, है ना।
क्योंकि हु नोज कि कल वो पोर्शन कितना भी बढ़ जाए, है ना। तो फर्स्टली मैंने हरियाणा के लिए तो मेनली एक ही सोर्स रेफर किया था, अखाड़ा पीसीएस का ही, जो आपने मैंने शुरुआत में विजय दहिया सर ने और आपकी साइड से मैंने यूपीसीएस अखाड़ा वाला वो देखा, तो मुझे वो परफेक्टली सही लगा। मतलब दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, यू शुड गो। कोई भी अल्टरनेट, मतलब अरिहंत की बुक अच्छी है बट उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, मतलब कोई भी दूसरी बुक, बट आपने जो दिया वो बहुत ही प्रिसाइज है। और वो इवन इंटरव्यू पार्ट में भी काम आया था ना। उन्होंने मेरे से पूछा था कि कुछ बायोजियोग्राफिक रीजन्स बताइए आप हरियाणा के, घग्गर नदी का सोर्स वगैरह जो पूछा उन्होंने, तो वो मैंने इंटरव्यू पार्ट में भी वो काम आया स्टेटिक वाला, और जो प्रीलिम्स का पार्ट था उसमें भी बहुत अच्छा काम है। इवन जब मैंने 2 साल पहले दिया था तब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह का जो उन्होंने पूछा था, इस साल जो इन्होंने पूछा था, तो आई विल सजेस्ट कि पीसीएस अखाड़ा वाला जो स्टेटिक पार्ट है वो आपको कर लेना चाहिए, वहीं से करना चाहिए। सेकेंडली जो हरियाणा की स्कीम्स वाला पार्ट है, आपको हरियाणा की स्कीम्स करनी चाहिए, बिकॉज हरियाणा की स्कीम्स आती हैं जैसे कि मेरा खेत मेरा ब्यूरो, है ना, हाँ मेरी फसल मेरा ब्यूरो, और जो जल वाले जो स्कीम्स है ना, उसके लिए भी मैंने सिर्फ आप ही का सोर्स रेफर किया था। और वो मैंने जब 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था तब मैंने देखा था कि उस टाइम में इंटरव्यू देने के टाइम की मैं कुछ पूछे तो बता सकूं उसमें, तो उस वो भी आपने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है सर, बढ़िया। और इस साल मैंने जो करंट का स्पेसिफिक पार्ट है वो पीसीएस अखाड़ा की जो आपकी मैगजीन है, वहीं से उसमें अच्छी मंथली वाइज ऐसे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, और उस वो इंटरव्यू के लिए भी काम आती हैं। उसमें जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे कि हरियाणा के डीजीपी कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, ये मेडल कौन लेके आया, ये हमारे हरियाणा के एथलीट्स हैं। अगर आपके हरियाणा का कोई एथलीट है और वो गोल्ड मेडल लेके आया और वो आपको नहीं पता है, तो इंटरव्यू में आपको एम्बेरसमेंट हो सकती है। बिल्कुल और बिल्कुल। सेम प्रीलिम्स में भी वो काम आता है कि मनु भाकर है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो आई थिंक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए भी। सेम आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी बना के दी, इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बल्कि आता है सर, इट्स नॉट फिजिबल टू डू एंड इट्स वेरी मस्ट टू डू। तो वो भी एक पीसीएस अखाड़ा से ही मैंने जो आपकी पीडीएफ फाइल आई थी अभी रिसेंटली इंटरव्यू से पहले, मैं फिजिकल डेफिसिट वगैरह जो भी हरियाणा की स्टेट्स हैं वो वहां से करके गया था। तो हरियाणा के लिए तो सर मैंने एक ही सोर्स किया था, और मतलब दूसरा करने का ना ही तो टाइम था ना ही फिजिबल लगा मुझे करने का, तो जो आपने डिजाइन कोर्स पूरा कर रखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हरियाणा का तो मैंने वहीं से किया था। ये सुरेश And जी I'm का, thankful for that. अरे प्लेजर, आप सेलेक्ट हो गए, अच्छी बात है। कोशिश यही रहती है सुरेश, जो एक्सपीरियंस है ना, कि उसको हम ऐसा कर रहे हैं जो सच में स्टूडेंट फ्रेंडली हो। आपने अभी तक एक ही बात की है, मेन जो बात कर रहे हो कि भाई जो रिक्वायर्ड है वो पढ़ो, है ना। तो आप अगर यूपीएससी खड़ा भी देखो, पहला वर्ड मैंने रेलिवेंट वर्ड यूज किया है। हमारा जो मोटो है रेलिवेंट, क्वालिटी, सिंप्लीफाइड। क्वालिटी को मैंने सेकंड पे रखा है, क्योंकि मेरा मानना है ये कोई मान लो इसरो का डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छी रिसर्च है, क्वालिटी तो है वो, पर अगर आपके लिए वो काम का ही नहीं है तो क्या पढ़ना उसको फिर वो। पहला वर्ड रेलिवेंट ही आता है घूम फिर के। तो कोशिश ये रहती है कि अब इवन मुझे भी पता था यार अरिहंत इतनी मोटी है, मैंने भी अपने टाइम में पढ़ी, पर याद किसको रहेगी वो, मान लो। जी सर। और आपको बता बता मतलब कि लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आपने दिए ही हैं। मतलब हमने इतनी सी बुक बनाई है हरियाणा विजय जो है, ठीक है। और मैं आपको पता है बुकलेट ही ज्यादा बड़ी बनाता नहीं हूँ, काम काम स्कीम भी छोटी है। लेकिन 2-3 साल से ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं जो उससे बाहर से जा रहा हूँ, तो हमें क्यों करनी है उतनी मेहनत जबरदस्ती, हम स्टोरी पढ़े, कहानी पढ़े, बैकग्राउंड पढ़े, जब हम लिमिटेड टाइम में उसको कर सकते हैं। और दूसरा एक पार्ट ये कि मेंस वाला प्री और इंटरव्यू आपने बताया, इवन तो आपको आपने भी यूज किया ही होगा। जो हरियाणा की नॉलेज है उसको हम मेंस में कितना यूज कर सकते हैं, असली बात तो ये है। इवन अंकित जाखड़ जो अभी सिलेक्ट हुए आपके साथ ही हैं, तो वो तो कह रहे हैं मैं पबेड में ही बहुत सारी चीज सारी यूज करके आया हूं उससे, कि कोई स्कीम आ गई कोई आ गई, तो ऑप्शनल हो जाए जिसका ह्यूमैनिटीज का है या जीएस में। तो आई थिंक आपने बिल्कुल स्टार्टिंग राइटली बिल्कुल कहा कि भाई हरियाणा के तुम पेपर दे रहे हो तो उसको निग्लेक्ट मत करो। इंटरव्यू में एम्बेरसमेंट हो सकती है, प्री में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मेंस में तो आपको इतने बोनस मिल जाएंगे नंबर, वो आप जी सोच भी सर। सकते हैं। मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, चाहे हीना हो चाहे और बाकी सिलेक्ट हो आपके टॉपर जो भी हैं, मतलब दे यूज द थिंग कि हरियाणा को डालो उसमें यार एंगल। सर एक्चुअली जो ये हरियाणा वाला पार्ट है, हाँ तो जब मैंने लास्ट टाइम जब 2 साल पहले जब मेंस दिया था हरियाणा का, उस टाइम मैं नहीं कर पाया था इनकॉर्पोरेट। तो मैं घर ये सोच के गया था कि आई विल इनकॉर्पोरेट, बट यू नो द एग्जाम प्रेशर। सही बात। अगर आप मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट में नहीं करके जा रहे हो तब वहां भी नहीं कर पाओगे। वहाँ नहीं होएगा तो उसके रेफरेंस। बाद उसी साल शीतल मलिक का सिलेक्शन हुआ था सर हमारे यहाँ जीवाई के, 4th रैंक शी गॉट।
तो उन्होंने कहा कि शी incorporated a lot of points related to Haryana in her main answer and that was an advantage for her. So इस साल मैंने ये पॉइंट बना लिया था कि मैं हरियाणा का डाल के ही आऊंगा, नो मैटर, मतलब बढ़िया। जहां भी रेलेवेंट लगेगा आई विल जस्ट एड इनटू इट। सो जहां भी लगा मुझे वहां मैंने मतलब हरियाणा का पर्सपेक्टिव लिया है सर, है ना। चाहे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे जैसे इन्वायरमेंट, इस साल एक क्वेश्चन था शायद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन सिटीज हाँ हाँ। मींस में सर। तो फिर उसमें मैंने जैसे गुरुग्राम का एग्जांपल दिया कि कैसे जो एग्लोमेरेट्स हैं, अर्बन एग्लोमेरेट इंक्लूडिंग गुरुग्राम, तो वहां पे कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो सिमिलरली जो दूसरी एग्जांपल्स थे ग्रोथ रिलेटेड कुछ था, तो मैंने अभी मारुति का प्लांट लग रहा है हरियाणा में, हम्म, खड़गपुर में। तो उसका एग्जांपल दिया कि जो एमएनसीज है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रही है जैसे कि मारुति का प्लांट आ रहा है। तो जहां भी पॉसिबल हुआ, दो तीन एग्जांपल्स मैंने हरियाणा के, चाहे इंडिया के एग्जांपल मेरे पास क्वालिटी के एग्जांपल होंगे बट स्टिल चाहे हरियाणा का एग्जांपल थोड़ा सा कम सही इतना है। हो, बट मैंने वही मतलब उसी को प्रायोरिटी दी। और जो मेन जगह है जहाँ पे हम हरियाणा का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं वो एग्जांपल नहीं है सर। हाँ अगर बिल्कुल। आपको किसी चीज को सब्सटेंशिएट करना है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप जैसे अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन देनी है सर। हम्म, तो फिर जैसे मैंने एग्जांपल डाला कि आप काउंटर मैग्नेट सिटीज डेवलप कीजिए, एग्जांपल हिसार इन हरियाणा। सही। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इस साल ड्रग्स चैलेंज आ रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसमें फिर मैंने एग्जांपल दिया हरियाणा का कि हरियाणा में एक ऐसा इनिशिएटिव है सर जिसमें ओथ दिलाते हैं लोटे के ऊपर, पानी के लोटे के ऊपर हाथ रख के कि हम ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे, बहुत ड्रग्स बढ़िया। नहीं लेंगे, है ना। तो फिर वो वाला एग्जांपल मैंने वहां पे कोट किया। वैसे तो मैं और भी कर सकता था जैसे कि एनसीबी वगैरह भी कोट कर सकता था, बट मैंने उनको वहां, मुझे लगा कि ये अच्छा इनिशिएटिव। एक दो और हरियाणा के इनिशिएटिव थे जो मैंने इससे आप वाले जो अब करंट अफेयर की जो अपने बनाई थी मेंस के लिए, हाँ हाँ। तो उसमें ड्रग्स को टैकल करने के लिए एक दो इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किए थे, जो आपकी मैगजीन में दिए हुए थे। तो वो मुझे वहां पे क्लिक किया, तो वो वहां पे मैंने डाल दिया। तो सिमिलरली जितने भी और एचसीएस के मेंस में क्वेश्चन इतने ज्यादा स्पेसिफिक नेचर के नहीं आते सर। मतलब कुछ क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट 10 तो ऐसे मिल जाएंगे जनरल जहाँ पे आप उनको पुट कर सकते हो। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था, तो हरियाणा में बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बन रहा है फरीदाबाद में। तो अच्छा। मैंने उसका एग्जांपल कोट किया था कि आप हम्म, इसको मतलब यहाँ पे डाटा को कैटलॉग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ हरियाणा परस्पेक्टिव तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डालना ही चाहिए। तो इट विल ब्रिंग एन एक्स फैक्टर इन योर आंसर। तो मींस जैसे ऑप्शनल की बात की आपने, हाँ हाँ। तो ऑप्शनल में जैसे क्वेश्चन आया था पंचायती राज का हमारे पॉल साइंस में ना, हम्म। तो उसमें फिर मैंने पंचायती राज का हरियाणा की खूब एग्जाम्पल डाले सर। जैसे कि यहाँ हरियाणा में तो आपकी वीमेन जहाँ जहाँ पंचायती राज की मेंबर बनी है सेक्स रेशो बढ़ा है। एक ढाणी मियाँ है सर हरियाणा में, तो वहाँ की वीमेन ने इनरोलमेंट बढ़ाया है, हेल्थ बढ़ाई है। तो ऐसे ऐसे जो भी एग्जांपल्स थे, पंचायतपति सिंड्रोम का एग्जांपल फिर से मैंने हरियाणा का कोट किया सर। तो जहां भी मुझे मौका मिला, इवन ऑप्शनल के पेपर में भी, मतलब अननेसेसरीली फोर्स नहीं करो, हाँ हाँ। पर आपको फ्लो में अगर आ रहा है तो आप उसे डालो, दैट विल बी अप्रिशिएटेड आई थिंक। मेंस की अगर बात करें तो इसमें हिंदी इंग्लिश में काफी दिक्कत आती है सुरेश बच्चों को ना। बस पहले ही पूछेंगे हिंदी इंग्लिश तो किस क्या राइट टाइम है उसको स्टार्ट करने का, क्योंकि देखो राइट टाइम ये भी नहीं है तुम पहले से स्टार्ट कर लो कि कुछ चीजें भूल जाते हैं, हिंदी का ना पार्ट होता है व्याकरण वाला। तो क्या इसका राइट टाइम है और क्या राइट अप्रोच होगी इसकी हिंदी और इंग्लिश को मैनेज करके, कहाँ से पढ़े बच्चे? और सर एक्चुअली हिंदी फर्स्टली तो प्रीलिम्स से पहले पढ़ना मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि प्रीलिम्स के और मींस, बट अगर टाइम बहुत कम है जो कि इस बार था, तो उस केस में आप थोड़ा देख सकते हैं पहले। मेरे केस में ऐसा हुआ था सर, मैंने जैसे बताया कि 2 साल पहले भी मैंने हरियाणा के मीन्स दिए हैं, यूपी पीसीएस के भी मैंने मीन्स दिए थे। तो उस दौरान मैंने उनको अच्छे से पढ़ लिया था। तो इस बार का जो पूरा टाइम था वो मैंने मेंस के ऑप्शनल और जीएस को डेडिकेट किया था। हिंदी क्योंकि मेरा अच्छे हो चुकी थी पहले से, तो मेरी अप्रोच ये थी कि भाई स्टिक टू द वन सोर्स। कोई भी आके बोले कि भाई सोर्स में से सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके पीछे मत भागो, आपका अपना सोर्स है उस पर ट्रस्ट दिखाओ कि भाई इसी में से आएगा, और इसमें से आ गया तो मैं गलत नहीं करके आऊंगा। सही। तो मैंने तो राघव प्रकाश की एक बुक है सर जो कि काफी पॉपुलर बुक है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा उसमें मतलब कंटेंट है, बट कोई बात नहीं, आपको वो करना चाहिए क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा करेंगे आपकी वोकैब उतनी इनरिच होगी, और जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें वो हेल्प करता है सर जी।
जो तो मैंने राघव प्रकाश की। तो राघव प्रकाश करने की मेरी अप्रोच ये थी सर कि मैंने एक रीडिंग दी, फॉर एग्जांपल शुद्धि है सर। हम्म। तो पूरा एक बार शुरुआत से आखिरी तक देख लिया। अगर आपने 10वीं तक भी हिंदी पढ़ी है, जो कि मोस्टली बच्चों ने पढ़ी होती है, तो 70% तो आपको पता होता है कि हाँ यही इसका आंसर होगा। जो 30% ऐसे होंगे जो मतलब आप माइंड से स्किप कर जाएंगे, या जिनको आप गलत करेंगे। तो पहले तो आप ऐसे कीजिए कि जो 30% हैं आप उन्हीं को टारगेट कीजिए ना। अब मान लो सर कि बहुत नॉर्मल नॉर्मल से वर्ड होते हैं ना, हाँ कि हाँ। उनको तो आप देखते ही बता ही दोगे कि हाँ ये गलत है, इसमें ये सही है। तो आप उनको बार बार उन पे टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है सर, है ना। तो जो भी आपके 30% बच गए, आप उनको बस हाईलाइट कर लीजिए कि मैं अगली रीडिंग में इन्हीं को पढ़ूंगा। फिर से लोड ऑफ टाइम सब कीजिए। टेक्निक को रेफर करने अनुदान से जो है रिपीट होंगे। उसके बाद आप उनकी बस एक ही है, हिंदी के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम देने की जरूरत नहीं है ग्रामर पार्ट के लिए। जब भी आप serious और उससे बोर हो जाए, जब भी हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको रेफर कीजिए। आप बस उनको बार बार कीजिए। पहले ही जब रिवीजन देंगे आपको, तो आपको मान लो 70% तो आपको याद होगी, 30% अगली में आपको 25% बच जाएंगे, फोर्थ रिवीजन में 20% बच जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने तो एक ही किया था कि एक टाइम के बाद ऐसा आ गया कि मोस्टली हो रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, बार बार गलत कर रहा हूँ। जैसे किसी का विलोम शब्द मुझे याद हो ही नहीं रहा है, तो जैसे स्तुत्य का निंदे है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मुझे याद हो ही नहीं रहा है। तो फिर उसको मैंने नोट्स बना लिए, जो भी मेरे छूट गए कि यार इतने रिवीजन देने के बाद भी ये मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनके मैंने नोट्स बना लिए कि ये मैं बार बार मिस कर रहा हूँ। तो बस उसके बाद एक टाइम के बाद मैंने बुक को हटा दिया, और वो फिर मैंने अपने जो नोट्स थे उनको बार बार रिवाइज किया। ये तो हो गया सर ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाला पार्ट आपको अच्छे से करना चाहिए। जैसे 25 मार्क्स का अगर आ रहा है, हाँ। तो इस बार मुझे लग रहा है कि मैंने आई थिंक 1 नंबर या 1.5 नंबर का ही मिस किया होगा उसमें। मतलब 23 नंबर तक मेरे आए होंगे। मतलब कुछ उनके लॉजिक्स होते होंगे सर मार्क्स देने के, जैसे मुहावरों को पता नहीं थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाते हैं कैसे नंबर देते हैं। पर मैं मेरी तरफ से अच्छे करके आया था कि कोई गलत नहीं हो रहा था। वो तो फिर ऐसा है सर कि उसमें अगर आप मार्क्स लूज कर रहे हो ना, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो इजी पार्ट है। सेकेंडली पार्ट है सर जो राइटिंग वाला पार्ट है, ये काफी लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम के एक महीना पहले दो चार अनुवाद लिखेंगे, दो चार संक्षिप्तीकरण लिखेंगे, कितने में हो जाएगा। तो ये अप्रोच मैं मतलब एडवाइस नहीं करता। यू मस्ट राइट एवरी डे, है ना। हम्म। क्योंकि वो लैंग्वेज का टच आपसे छूट चुका है। आप उसे हर रोज लिखेंगे तभी वो इम्प्रूव होगा, है ना। तो मैंने तो ये किया था सर कि जैसे जो राघव प्रकाश बुक में है ना उदाहरण दिए हुए ठीक है। सोल्व करके, जैसे कि अनुवाद के उदाहरण दिए हुए, तो मैंने पहले अनुवाद का अपना देखा, फिर मैंने उनका सॉल्यूशन देखा कि उन्होंने कैसे दिया है। फिर उसमें से जो मुझे समझ आया कि हाँ मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, ये सही कर रहे हैं, तो फिर मैंने दूसरा उदाहरण लिखा, 7-8 उदाहरण लिखे। एक बार वो जब 8 उदाहरण खत्म हो गए, तो फिर दोबारा मैं पहले उदाहरण पे गया, ओके। फिर मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा, फिर वो दोबारा उसको 8 तक लिखा। तो मुझे मैं मुझे लग रहा है कि मैंने सारे जो भी उस बुक में वो 3-3 4-4 बार लिखे होंगे सब, दोनों टाइम्स तीनों टाइम्स से मिला के एटलीस्ट 4-5 बार लिख दिए होंगे। और वो मुझे बिल्कुल सही से अप्रोच मतलब समझ में आ गई। दो मेरे लिए मेरे पास अनुवाद लिखने का बहुत कम टाइम बचा था एग्जाम में, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा लिख दिया था, क्योंकि मैं उनकी प्रैक्टिस तो नहीं कर चुका था। और सब इसमें कॉन्टेक्स्ट ना में वर्ड्स और चीजें आ रही थी। कॉन्सिस्टेंट फ्लो आ रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको ना हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें ना सर इनर्शिया बहुत होता है लिखने में ना। तो हाँ वो ईट द फ्रॉग फर्स्ट की फिलोसफी है। आप हाँ। सबसे पहले उठ के वही लिखो। जैसे जैसे मैं लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले अनुवाद ही लिखता था। सबसे पहले जाके एक दिन अनुवाद लिख लिया, अगले दिन संस्कृतिकरण लिख लिया, एक दिन इंग्लिश का प्रेस ही लिख लिया। तो वैसे मैं डे वाइज डे लिखता था। और उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी। आप पेपर से पहले चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो नहीं दिखेगी। वो डे बाय डे इंप्रूवमेंट होने वाली चीज है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आधा घंटा दे दीजिए उसको, आधे घंटे में एक या दो अनुवाद लिखे जाएंगे बस। और उससे बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है। मैं तो हिंदी के लिए तो सर यही किया था। और जो निबंध वाला पार्ट हिंदी में, वो काफी मार्क्स का है सर। उसके लिए मैंने
एक बुक पढ़ी थी दृष्टि आईएएस की, तो उसमें से मेरी हिंदी इतनी बहुत ज्यादा कोई अच्छी तो है नहीं सर, क्योंकि मैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ। स्पेशली 11th के बाद से तो हिंदी का टच छूट ही गया। तो फिर मैंने उनके कुछ एनेक्डोट्स वगैरह, फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे अगर आप हिंदी का निबंध है ना, तो हिंदी एक भाषा है, उस जमीनी स्तर से जुड़ी हुई भाषा है। सही। और तो आप जमीनी स्तर की बातें करनी चाहिए। मान लो कि अगर आप हिंदी का निबंध लिख रहे हैं ना, तो अगर आप मुंशी प्रेमचंद का गोदान कोट कर रहे हैं वर्सेस आप कोई वेस्टर्न ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम का वो रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो इतना अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना वो गोदान को अप्रिशिएट करेगा। जैसे इन्वायरमेंट का इस निबंध आया था 2 साल पहले ना, आपदा पे ऐसे कुछ, तो मैंने गोरा देवी का एग्जांपल दिया था चिपको आंदोलन का। मतलब आप ग्रेटा थुनबर्ग लिखोगे उससे ज्यादा अप्रिशिएट वो, मुझे लग रहा है गोरा देवी के एग्जांपल को करेंगे या बिश्नोई कम्युनिटी के एग्जांपल को करेंगे, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का तो फिर वो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। तो फिर जो निबंध मेरा इन जनरल इंग्लिश का ठीक है सर, तो बाकी का मैंने इंग्लिश का उठा के एग्जांपल्स वगैरह ठीक। और मेरे जो जीवाई के में क्लीग्स हैं, इवन विजय सर जो आपसे जुड़े हुए हैं सर, विजय सर ने मेरी काफी हेल्प की, मैं उनको बार बार दिखाता रहता था, तो ही जस्ट एडेड अ लॉट इन दिस। हिंदी और का तो मैंने सीखा सर। इंग्लिश का कैसे मैनेज किया सुरेश? हाँ इंग्लिश का सर, जैसे जो ग्रामर वाला पार्ट है, तो ग्रामर वाला पार्ट अब तो बहुत सिंपल आने लगा है, बट जो कि पहले था वो काफी ट्रिकी आता था। तो मैंने जो नीतू मैम की एक बुक है सर, लिंक टू पीडी पैरामाउंट। कैंपस शायद उनकी कोचिंग सेंटर, हाँ पैरामाउंट या फिर ऐसा कुछ नाम है। हम्म। तो उनकी बुक्स मैंने अच्छे से की, मतलब उनके एक एक रूल के मैंने नोट्स बनाए, मतलब थोड़ी मेहनत लगी स्लो के उसमें, बट दैट पेड ऑफ। तो मैंने जो भी उसमें, जैसे एक चैप्टर टेंस से रिलेटेड है, एक एडजेक्टिव से रिलेटेड है, एक प्रोनाउन से रिलेटेड है, सबको पहले 5-6 बार पढ़ा। कुछ तो बहुत ही क्लीशेड और जनरल से रूल होते हैं सर, जो कि हमें देखते ही अगर एक सेंटेंस में उस तरह की एरर है तो हम देखते ही ठीक कर देंगे। बट जो कुछ मतलब स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ा और फिर उनके मैंने नोट्स बनाए सर, सारी अच्छा। मतलब सारे चैप्टर्स के ही। और फिर वो मैंने बुक साइड कर दी। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि बुक का 5-6 बार पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, बस फिर उन्हीं नोट्स को ही पढ़ो। फिर ग्रामर वाले पार्ट के लिए तो मैंने यही किया था सर, और उसके लिए अगेन आपको पीवाईक्यू देखना ही चाहिए। मतलब ये कॉमन थीम है सब में, पीवाईक्यू तो मेरे लिए, मैं पीवाईक्यू देख के मेरा कुछ नहीं करता, मैं सबसे पहले पीवाईक्यू ही देखता हूँ। तो पीवाईक्यू देखे, और फिर मुझे लगा कि टेंस जैसे एक टॉपिक है सर, उससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, तो फिर मैंने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मेरा वीक भी है, टफ भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा दिया वैसे। राइटिंग वाला पार्ट ऐसे इन जनरल मेरा ठीक है सर, क्योंकि मतलब यूपीएससी के लिए पढ़ा है, तो ऐसे पार्ट मुझे वहां से एडवांटेज रहा। प्रेसी की मैंने प्रैक्टिस की थी सर, और प्रेसी का मैं इन जनरल एक ही चीज एडवाइस करूंगा, जो कि शीतल मलिक ने भी मुझे बताई थी, कि प्रेसी ना वो नहीं होना चाहिए कि बस ऊपर वाले में से वर्ड्स काट काट के अपना लिख दिया, एक किया है ना। प्रेसी इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दैट। जैसे इंग्लिश में मेरे ठीक है आपकी बार मार्क्स, तो वो बस उसी वजह से है, क्योंकि प्रेसी आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो प्रेसी को ना, फिर उसको आप साइड में कर दो प्रेसी को। फिर आपको क्या समझ में आया, 4 बातें वो लिखो, और उन्हीं 4 बातों का फिर एलाबोरेट करके लिखो। वैसे सेम कॉम्प्रिहेंशन में होता है सर, कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको वो लिखना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। जितना आप लिखोगे वो अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो फिर आई थिंक दे विल नॉट रिवॉर्ड दैट, बिकॉज एनीवन कैन डू दैट, हाउ दे विल नो कि दैट यू अंडरस्टैंड दिस। और जो ऐसे वाला पार्ट है, वो फिर मैंने मेरा ठीक है सर। ऐसे में तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, राइट समथिंग इनोवेटिव। फर्स्टली तो ऑब्वियसली शुड स्टिक टू द टॉपिक। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे आया था, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, एक डेटसन पेन है ना। तो अगर आपको मैंने लिखा वहां पे और बाहर आके मैंने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या लिखा, तो पीपल हैव गॉन रियली ऑफ द ट्रैक, they didn't get what that person is asking, so they will not reward them। चाहे आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ऐसे टॉपिक का ऐसे लिख लो, मतलब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे आ गया, तो वो आप चूज कर लो अगर आपको वो समझ में आ गया। बट मुझे तो फैंसी ऐसे लिखना है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड ही लिखना है, वो आप आई थिंक दैट यू शुड अवॉइड। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो दैट विल रियली इरिटेट द एग्जामिनर की ही इज जस्ट वेस्टिंग द वर्ड्स। तो फर्स्टली तो ऐसे में मैंने यही किया था सर। सेकेंडली
आपको ऐसे में ना इनोवेटिव लिखना चाहिए। सब लोग ऐसे में वही चीजें लिखे आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर यू मस्ट इंक्लूड सम इनोवेटिव थिंग्स है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इस साल या फिर पिछले साल उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कि रूसो की जो राइटिंग्स थी वो कैसे डिस्क्रेज की गई, बट उसका पेन था वो लुई 14 जो था उसकी स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड दिस एंड दैट। सो आई थिंक यू शुड इंक्लूड मोर ऑफ द इनोवेटिव एग्जांपल। क्लिशेड एग्जांपल जो है आप उनको अवॉइड कीजिए, सही। ऐड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट विल हेल्प। इसमें एक पार्ट और बच गया, हालांकि हम डिस्कस करते आ रहे हैं जीएस का, तो प्रीलिम्स की जो साथ करें, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गई, इस सब कवर हो जाता है। मेंस का जो जीएस का पार्ट है, उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी और कैसे उसमें मार्क्स स्कोर किया जाए जीएस वाले पार्ट में? जीएस सर मेंस। जीएस वाला जो पार्ट है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हाँ जी सर जीएस वाला जो जीएस, हाँ। तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो तो वहां से हो ही गया। जो बाकी का पार्ट बच जाता है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये सब। तो मेरी इन जनरल प्रिपरेशन यूपीएससी से ही थी सर मोस्टली इसके लिए। तो अगर आपको करना है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक आपको करना है, तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जो ये जो मटेरियल जो निकालते हैं उसमें भी स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको उन टॉपिक्स को ही कवर करना चाहिए, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो उसके लिए जो सिलेबस है यू एचसीएस का, उसमें जैसे ड्रग प्रॉब्लम पूछा गया इस बार, ट्रैफिकिंग वगैरह पे कुछ पूछा गया चाइल्ड से रिलेटेड, तो वो सिलेबस में पार्टिकुलरली मेंशन्ड है। तो आप जैसे कि चाइल्ड प्रॉब्लम्स को उठाइए और उसको प्रॉपरली तैयार कीजिए, उससे रिलेटेड डाटा कि हमारे इंडिया में 25 मिलियन इकोनॉमिकली एक्टिव चिल्ड्रन हैं, हमारी गवर्नमेंट ने ये पेंसिल पोर्टल चलाया है, ये लेबर ये पॉलिसीज लेके आए हैं, बट स्टिल क्या लिमिटेशंस हैं, क्या करना चाहिए। तो मेंस की प्रिपरेशन एचसीएस के लिए आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जाना चाहिए सर। फॉर एग्जांपल डिजास्टर है तो डिजास्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है एचसीएस, क्योंकि वो सिलेबस में इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली मेंशन्ड नहीं है सर। और बाकी जैसे अगेन पीवाईक्यू पे आपको रिलाई करना चाहिए सर। जैसे कि मान लो एक साल अगर इन्होंने विक्रमादित्य के बारे में पूछ लिया, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो हो सकता है अगली बार तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ लें। तो वहां से आपको क्लू लेना चाहिए पीवाईक्यू से फर्स्टली, कि उसी अराउंड उसी के नेचर के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उतना ही टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर पॉलिटी, तो पॉलिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचसीएस में हर बार। बिल्कुल। उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म है, हम्म। जो इस नेचर के क्वेश्चन है। तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए पॉलिटी में। चाहे आपको आप मार्केट में जैसे कि 365 नाम से एक मैगजीन आती है सर, आप उसको रेफर कर लीजिए, कवर टू कवर मत पढ़िए, बट उसमें जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में दिया हुआ, आप वहां से पढ़िए, आप गूगल से पढ़िए, कहीं से भी कीजिए, बट उस टॉपिक को मत छोड़िए। हम्म। सिमिलरली कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछ लिया सर, तो सबसे पहले उसी को टारगेट करो। चाहे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, चाहे पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, चाहे करंट में दिया हुआ है, तो पीवाईक्यू को आप बेस बनाइए। आप दूसरी चीजें बाद में कीजिए, जो पीवाईक्यू के अराउंड जो चीजें घूम रही है आप उनको सबसे पहले टैकल कीजिए सर। सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ये दो चीजें देख के आप अपनी जो भी अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर कीजिए। अगर आप कोचिंग सेंटर के मटेरियल्स को बेस मान के अपना अपने नोट्स बना रहे हो तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे सर। सही। तो आप अपने जो सिलेबस है उन पॉइंटर्स को नोट कीजिए। अगर सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके ऊपर आपके पास एग्जॉस्टिव नोट्स होने चाहिए उस चीज के, कोई भी चाहे टॉपिक हो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल टॉपिक है, वाटर स्ट्रेस एक वो टॉपिक है, तो उसके ऊपर आप एग्जॉस्टिव नोट्स बना दीजिए। कोई फायदा नहीं होगा चाहे आप मान लो कोई भी एनवायरनमेंट की इतनी मोटी मैगजीन पढ़ के चले जाओ, अगर आप वो टॉपिक नहीं करके गए जो सिलेबस में मेंशन्ड है, जो पीवाईक्यू है, कोई फायदा नहीं होगा सब उसका। तो आई थिंक वन शुड फर्स्ट रेफर टू द सिलेबस देन टू द पीवाईक्यू, देन मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स। आप तीन चार सोर्सेज का मिला के भी बना सकते हो अगर आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नोट्स
अगर आपने पहले जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसी को आप दोबारा, अगर वो हो सकता है तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिए नेसेसरली। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा था लास्ट ही की, एक जैसे हमने आपने बता दें कि ठीक है सोर्स को कैसे मैनेज करना है इनमें सेग्रीगेट करके। अब अगला क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग का क्या रोल है इसमें जीएस के अंदर। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड, रिवाइज, रिकॉल और रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। कई लोगों को बहुत ज्यादा आता होगा बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो आंसर राइटिंग है वो मस्ट है, वो करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेज के बाद ही करनी चाहिए, जब आपने सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज कर लिया हो और आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, उसी के बाद शुरू करनी चाहिए। जनरली टेंडेंसी कि पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर दो, it should be avoided. Secondly, once answer writing है, it should be done daily, not कि वीक में जाके एक टेस्ट लिख के आ गए 3 घंटे, फिर वो एक वीक बाद रिवाइज होके मतलब चेक होके आ रहा है, तब तक आपको याद ही नहीं है आपने क्या लिखा। यू शुड राइट इट डेली and you should take the daily feedbacks and you should make the incremental improvements. Don't bother about how much marks you get, just bother about how much you have improved every day. तो वो बहुत जरूरी है सर। और सेकेंडली यू शुड टेक द रिव्यूज एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट, जो आपको सूट करता है आप सही। वो कीजिए। सब तरह के लोगों का अलग अलग स्टाइल है, तो बस जो एडवाइस आपको मिलती है, रिकमेंडेशन मिलता है, आप उनको सिलेक्टिवली लीजिए। आपका जो इनिशिएटिव था सर, ये जो आंसर राइटिंग वाला, मुझे प्रॉपरली वेल फ्रेम्ड लगा वो, मतलब जो टेस्ट का जो नेचर है और एचसीएस के बिल्कुल अलाइंड है, वो भी मतलब आई विल रिकमेंड। थैंक यू सुरेश। सुरेश, लास्ट क्वेश्चन और आपने काफी बता दिया डिटेल में, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आप कोई ना कोई टॉपर में, क्योंकि मेरा मैंने काफी इंटरव्यू करवाए लेकिन बच्चे कह रहे सर एक थोड़ा डिटेल में और करवा दीजिए, तो आपने काफी उन बच्चों को बताया भाई कैसे आपको इंप्रूव करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान लगाना है। आई थिंक जो बच्चे पूरा देखेंगे उनको पूरा क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोच आपने डिकोड कर दिया एक तरीके से। अब लास्ट में अगर बस एक बार कोई भी जो बडिंग एक्सपीरियंट है या नया बच्चा स्टार्ट कर, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे भाई ऐसे करो इस कम से कम तैयारी में, इन बातों पे ध्यान रखियो बस। सर फर्स्ट थंब रूल तो मैं एडवाइस जो देता हूँ, रीड, रिवाइज, रिकॉल और रिप्रोड्यूस का रेशियो है वो आप मेंटेन रखिए। कम पढ़िए, ज्यादा बार रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज किया है उसको रिकॉल करके रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए सर। वही बात, बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं। सही बात। फर्स्ट थिंग तो वही है सर। सेकेंडली, डोंट फोकस ऑन गेटिंग ए रैंक और गेटिंग सिलेक्टेड, जस्ट फोकस ऑन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप कैपेबल हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। 2 साल पहले मैं कैपेबल नहीं था तो नहीं हुआ, पिछले साल नहीं था नहीं हुआ, इस साल कैपेबल थे तो हो जाएगा। तो जनरली मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा वरी करते हुए देखता हूँ सर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, जस्ट इम्प्रूव। डेल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग आई विल एडवाइज इज गेट ए गुड मेंटर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब why to reinvent the wheel? सही। This mistake I also committed, and I will not want others to commit the same mistake. You know. So, and you should get a mentor, and you should trust them. You should also have some self-awareness. What suits me and how should I go, and your own understanding of the exam. But you should get a mentor and be in the constant touch with them so that they can guide you well. ये 2-3 चीजें मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सुरेश, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से गाइड किया बच्चों को, है ना। ये काफी बच्चों को हेल्प भी करेगा। और अगेन हम तो विश करते हैं आपके अगेन सिलेक्ट हो गए आप वेल पोस्ट हरियाणा में हो एसडीएम लगोगे अब, और आपका करियर एक अच्छा है रहे आगे और भी। Thank you. थैंक यू सुरेश, Thank you. थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू।